नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी एक बिल्कुल नई और आधुनिक तकनीक है। ऐसी तकनीक जो सिर्फ आज के एडवांस हॉस्पिटल और मॉडर्न डॉक्टर्स के बस की बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं, लगभग 2500 साल पहले भारत में एक ऐसे आयुर्वेदाचार्य थे जिन्होंने न सिर्फ शरीर की सर्जरी की बल्कि इसकी वैज्ञानिक जानकारी एक ग्रंथ में भी लिखी। उनका नाम था आचार्य सुश्रुत और उनका ग्रंथ था सुश्रुत संहिता। इस ग्रंथ में उन्होंने नाक की सर्जरी, त्वचा जोड़ने की विधि, हड्डियों का उपचार और यहाँ तक कि शल्य चिकित्सा के सैकड़ों औजारों का वर्णन किया। इसीलिए जब कोई कहता है कि सर्जरी पश्चिम से शुरू हुई तो एक बार ज़रूर पूछिए कि क्या उन्होंने कभी सुश्रुत संहिता का नाम सुना है। आइए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस महान भारतीय चिकित्सक की कहानी जिसने विज्ञान और चिकित्सा को सदियों पहले एक नई दिशा दी थी। दोस्तों, सुश्रुत ये नाम भारत के प्राचीन चिकित्सा विज्ञान का प्रतीक है। आचार्य सुश्रुत को विश्व के कई विद्वान सर्जरी के जनक यानी कि फादर ऑफ सर्जरी मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे प्राचीन काशी, जो आज का वाराणसी है, उसमें रहते थे, जो उस समय चिकित्सा और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। उनका समय लगभग ईसा पूर्व 600 वर्ष के आसपास माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वानों की राय इससे थोड़ी अलग भी हो सकती है, लेकिन अधिकांश शोधकर्ताओं की सहमति इसी काल से है। कहा जाता है कि वे महान वैद्य दिवोदास धन्वंतरी के शिष्य थे, जो स्वयं आयुर्वेद के देवता के रूप में पूज्य हैं। सुश्रुत ने चिकित्सा के कई क्षेत्रों में योगदान दिया, लेकिन उन्हें विशेष रूप से शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी में अग्रणी माना जाता है। उन्होंने केवल उपचार नहीं किया बल्कि शल्य चिकित्सा की विधियां, औजार और नैतिक नियमों तक का उल्लेख किया। उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ में न केवल शरीर रचना और रोगों का वर्णन है बल्कि सर्जरी की विधियों, उपकरणों और जटिल प्रक्रियाओं की विस्तार से चर्चा की गई है। ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकतर हिस्से चिकित्सा को अंधविश्वास मानते थे, भारत में सुश्रुत जैसे वैज्ञानिक शरीर को विज्ञान की दृष्टि से समझ रहे थे। उनका जीवन और कार्य इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान केवल परंपरा नहीं बल्कि शोध और अनुभव पर आधारित एक विकसित प्रणाली थी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर सुश्रुत संहिता थी क्या। तो जान लीजिए, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान का एक प्राचीन और बहुउपयोगी दस्तावेज है। ये ग्रंथ मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचा गया था और इसे आयुर्वेद की 3 प्रमुख संहिताओं बृहत्त्रयी में गिना जाता है। इसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय शामिल है। सुश्रुत संहिता विशेष रूप से शल्य तंत्र यानी कि शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी पर केंद्रित है। इस ग्रंथ में कुल लगभग 186 अध्याय और 1100 से अधिक रोगों का उल्लेख मिलता है और यहाँ पर लगभग 300 से भी अधिक शल्य क्रियाओं यानी कि सर्जरीज और 120 से भी अधिक प्रकार के शल्य औजारों यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का विस्तृत वर्णन है। इन औजारों में चाकू, छुरी, कैंची, सुई, चिमटी, औषधीय औजार, हर एक का नाम, रूप और उपयोग विस्तार से बताया गया है। ग्रंथ में बताया गया है कि किस रोग का किस तरह से इलाज करना है और कब सर्जरी आवश्यक है। इसमें केवल सर्जरी नहीं बल्कि अस्थि भंग यानी कि फ्रैक्चर, मोच, फोड़े, जलन, मोतियाबिंद और यहाँ तक कि दांत और नाखून से जुड़े रोगों तक की चर्चा की गई है। आचार्य सुश्रुत ने इस ग्रंथ में चिकित्सक के नैतिक आचरण, रोगी की देखभाल और सर्जरी से पहले की तैयारी जैसे विषयों को भी शामिल किया है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने शरीर रचना यानी कि एनाटॉमी को समझने के लिए शव विच्छेदन यानी कि कैडेवर डिसेक्शन की विधि भी बताई है, जो आज की मेडिकल पढ़ाई की नींव मानी जाती है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो सुश्रुत संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की चिकित्सा परंपरा के लिए एक अद्भुत धरोहर है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसने इस वीडियो का शीर्षक ही बना दिया कि क्या प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी सच में होती थी। इसका उत्तर है हाँ, लेकिन उस समय के संदर्भ में। आचार्य सुश्रुत ने अपनी संहिता में एक विशेष प्रकार की सर्जरी का वर्णन किया है, जिसे आज की भाषा में राइनोप्लास्टी यानी कि नाक की पुनर्निर्माण सर्जरी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में उन्होंने वर्णन किया है कि यदि किसी व्यक्ति की नाक कट जाती है, जो उस समय दंड के रूप में भी किया जाता था, तो उसकी त्वचा को फिर से गाल या माथे से लेकर नाक के स्थान पर जोड़ा जा सकता है और इस विधि को आज इंडियन फ्लैप टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। और 18वीं सदी में ब्रिटिश सर्जनों ने भारत में इसे देखा, सीखा और पश्चिमी चिकित्सा में शामिल किया। यह तकनीक इस तरह थी।
रोगी के गाल या माथे से त्वचा की एक परत को काटा जाता था, उसे आकार देकर नाक की जगह सिल दिया जाता था और कुछ हफ्तों में नई त्वचा नाक का आकार ले लेती थी। इस प्रक्रिया में औजारों का प्रयोग बेहद सूक्ष्मता से होता था, जैसे कि बारीक चाकू, सुई, धागा और घाव भरने वाले औषधीय लेप। उस समय आधुनिक एनेस्थेशिया नहीं था, लेकिन जड़ी बूटियों और मद्य मिश्रणों यानी कि फर्मेंटेड हर्बल वाइन्स का उपयोग दर्द कम करने के लिए किया जाता था। सुश्रुत संहिता में ये विधियां सिर्फ नाक तक सीमित नहीं थी, उसमें त्वचा की चोट, जलन यानी कि बर्न्स, फोड़े पुंसी, घाव बनना और यहाँ तक कि टूटी हड्डियों को जोड़ना जैसी प्रक्रियाओं का भी विस्तृत वर्णन है। आज की आधुनिक सर्जरी के कई पहलू जैसे कि प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, स्टेरिलाइजेशन जैसे सिद्धांत, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का सही प्रयोग और पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ये शब्द भले ही अलग हों, लेकिन इन सब की जड़ें इस ग्रंथ में मिलती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यद्यपि तकनीकें आज की तुलना में सरल थी, लेकिन उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चिकित्सकीय दृष्टि बेहद विकसित थी। दोस्तों, अब ज़रा सोचिए, अगर 2500 साल पहले सर्जरी का इतना विस्तृत ज्ञान था, तो क्या वो आज की आधुनिक चिकित्सा जितना प्रभावी था? इसका जवाब है कि दोनों का समय अलग था, लेकिन सोच वैज्ञानिक थी। आधुनिक चिकित्सा में हमारे पास आज ऐसी सुविधाएं हैं जैसे कि एमआरआई, सीटी स्कैन, माइक्रोस्कोपिक टूल्स, रोबोटिक सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, एनेस्थेशिया और आईसीयू केयर। इन सब की मदद से सर्जरी अब और भी सटीक, सुरक्षित और तेज़ हो गई है। लेकिन अगर हम प्राचीन भारत की चिकित्सा को उसके समय के संदर्भ में देखें, तो वहाँ भी एक विकसित प्रणाली थी जिसमें रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति को समझा जाता था। सुश्रुत संहिता में शरीर की रचना यानी कि एनाटॉमी, रोग के कारण यानी एटियोलॉजी, लक्षण, निदान, उपचार और रोग के बाद की देखभाल, इन सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। आज की मेडिकल शिक्षा में जो बातें पढ़ाई जाती है, जैसे सर्जरी से पहले की तैयारी, इन्फेक्शन से बचाव, औजारों की सफाई, रोगी की मनोदशा का ध्यान रखना, इन सब की झलक हमें सुश्रुत की शिक्षाओं में भी मिलती है। हाँ, ये भी सच है कि उस समय सूक्ष्म जीवों यानी कि जर्म्स की खोज नहीं हुई थी और एंटीबायोटिक्स या सेफ सर्जिकल एनवायरनमेंट की आधुनिक समझ नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग रोकने की तकनीकें, घाव भरने के उपाय और सर्जिकल नैतिकता पर जोर दिया, वो अपने आप में अद्भुत और अत्यंत वैज्ञानिक था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सुश्रुत के समय की चिकित्सा आधुनिक नहीं थी, परंतु उसके मूल में वही सिस्टेमिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण था जो आज की चिकित्सा का आधार है। और यही कारण है कि दुनिया आज भी उन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहकर सम्मानित करती है, एक ऐसे युग में विज्ञान को समझने के लिए जब ये शब्द भी अस्तित्व में नहीं था। दोस्तों, आचार्य सुश्रुत का योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हालांकि उनके कार्य भारत में संस्कृत में लिखे गए थे, लेकिन समय के साथ उनका अनुवाद और अध्ययन पश्चिमी देशों में भी हुआ। 8वीं से 12वीं सदी के बीच सुश्रुत संहिता का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया, जिसका नाम रखा गया किताब-ए-सुश्रुत। यह अनुवाद बगदाद और फारस जैसे विद्या केंद्रों तक पहुंचा, जहां इस पर चिकित्सकों और विद्वानों ने अध्ययन किया। 18वीं सदी में ब्रिटिश औपनिवेशक काल के दौरान जब पश्चिमी सर्जन भारत आए, तो उन्होंने यहाँ की पारंपरिक सर्जरी को देखा और चकित रह गए। 1794 में इंग्लैंड की मशहूर पत्रिका जेंटलमैन्स मैगजीन में भारतीय चिकित्सकों द्वारा की गई नाक की पुनर्निर्माण सर्जरी यानी राइनोप्लास्टी पर एक विस्तृत लेख प्रकाशित हुआ। इस घटना ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी और कई ब्रिटिश चिकित्सकों ने इस तकनीक को सीखा और अपने मेडिकल सिस्टम में अपनाया। और आज कई विश्वविख्यात मेडिकल संस्थान जैसे कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO भी सुश्रुत के योगदान को इतिहास के अमूल्य चिकित्सा ज्ञान के रूप में मान्यता देते हैं। यूनेस्को में भी ये मांग उठ चुकी है कि सुश्रुत संहिता को विश्व धरोहर चिकित्सा ग्रंथ यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज मेडिकल टेक्स्ट घोषित किया जाए। ये एक सच्चाई है कि जिस वैज्ञानिक सोच पर आज का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान खड़ा है, उसकी नींव रखने वाले व्यक्तित्वों में सुश्रुत का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। दोस्तों, आज जब हम आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान पश्चिमी दुनिया की ओर चला जाता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अपने देश में हजारों साल पहले भी विज्ञान, चिकित्सा और सर्जरी का गहरा ज्ञान मौजूद था। आचार्य सुश्रुत और उनका अमूल्य ग्रंथ सुश्रुत संहिता इस बात के प्रमाण है कि भारत ने मानवता को चिकित्सा की दिशा में एक मजबूत नींव दी। यह केवल एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं था, बल्कि एक ऐसी सोच का परिचायक था जिसमें शरीर, मन और चिकित्सा तीनों को एक साथ समझा गया। जब दुनिया के कई हिस्सों में रोगों को अंधविश्वास माना जाता था, तब भारत में उनका वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा था। जब शल्य चिकित्सा पश्चिम में भी प्रारंभिक अवस्था में थी, तब सुश्रुत जैसी विभूतियाँ जटिल ऑपरेशन कर रही थी, सिर्फ शरीर नहीं, इंसानियत को भी जोड़ रही थी। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने अतीत को जानें, समझें और उस पर गर्व करें, क्योंकि यही अतीत हमें अपने भविष्य के लिए मार्ग दिखाता है।
अगर हमारे युवा ये जान ले कि उनका देश केवल संस्कृति या अध्यात्म का नहीं बल्कि विज्ञान, नवाचार और चिकित्सा की भी भूमि रहा है, तो शायद वो आत्मविश्वास और प्रेरणा की नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। आचार्य सुश्रुत न केवल हमारे अतीत का हिस्सा है, वो हमारे गौरव, प्रेरणा और वैज्ञानिक विरासत के प्रतीक हैं। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि सुश्रुत कौन थे, उन्होंने क्या लिखा और उनका वैश्विक प्रभाव क्या रहा। लेकिन अक्सर जब कोई सुनता है कि 2500 साल पहले भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी, तो या तो उन्हें हैरानी होती है या वो इसे एक मिथ यानी कि अफवाह मान लेते हैं। तो आइए कुछ आम भ्रांतियों और उनके पीछे की सच्चाइयों को शांति और प्रमाण के साथ समझते हैं। सबसे पहली भ्रांति ये है कि सुश्रुत की सर्जरी सिर्फ कहानियां हैं, इनमें कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि सुश्रुत संहिता एक वास्तविक और प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ है, जिसकी कई पांडुलिपियां आज भी मौजूद है और आयुर्वेदिक संस्थान और शोधकर्ता उसे पढ़ते हैं। इसमें औजारों, प्रक्रियाओं और शरीर रचना का व्यवस्थित विवरण है, जो केवल अनुभव से संभव था। दूसरी भ्रांति ये है कि नाक की सर्जरी जैसी बातें 2500 साल पहले संभव नहीं थी। लेकिन सच्चाई ये है कि इसका प्रमाण 1794 में इंग्लैंड की जेंटलमैन्स मैगजीन में प्रकाशित एक लेख में मिलता है, जिसमें एक भारतीय वैद्य द्वारा की गई नाक की सर्जरी को पश्चिमी चिकित्सकों ने देखा और सराहा। तीसरी भ्रांति ये है कि क्या ये सब अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम इसे चमत्कार के रूप में देखें तो हाँ, ये अतिशयोक्ति लगेगी। लेकिन अगर हम इसे उस समय की सर्जिकल जानकारी और अनुभव के रूप में देखें तो ये एक अत्यंत विकसित और वैज्ञानिक प्रणाली का हिस्सा थी, जो आज की तकनीकों से अलग थी लेकिन अपने समय के लिए अद्भुत थी। और चौथी भ्रांति ये है कि क्या पश्चिमी दुनिया ने इसे कभी स्वीकार किया। तो सच्चाई ये है कि जी हाँ, ना सिर्फ स्वीकार किया बल्कि सीखा भी। ब्रिटिश सर्जन जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन कार्प्यू ने भारत से राइनोप्लास्टी सीखी और बाद में इंग्लैंड में उसका सफल प्रयोग भी किया। तो दोस्तों, संक्षेप में सुश्रुत और उनका कार्य कोई मिथ नहीं बल्कि प्रामाणिक इतिहास है। ये जरूरी है कि हम तथ्यों को गहराई से समझें और उन्हें गर्व से साझा करें, बिना बड़ा चढ़ाकर या चमत्कार बनाकर। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे हमारे देश ने 2500 साल पहले सर्जरी और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे आयाम छू लिए थे जिनकी कल्पना भी बाकी दुनिया ने बहुत बाद में की। आचार्य सुश्रुत का नाम सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि दुनिया के मेडिकल नक्शे पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अतीत को सिर्फ किताबों में न रखें बल्कि उसे पहचानें, समझें और गर्व से साझा करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाना सही है? क्या आपने पहले कभी सुश्रुत संहिता का नाम सुना था? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय ही हमारे संवाद को आगे बढ़ाती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं वो ज्ञान जो ज़रूरी है लेकिन अक्सर छूट जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक याद रखिए कि हमारा अतीत हमारा गर्व है।